तो क्या कुछ आपको अनुभव यहाँ पर महसूस हुए पिछले विगत दिनों में? अखबार तक ताज़े नहीं मिलते थे, सुबह का अखबार शाम को पढ़ने को मिलता था। कुछ कमियाँ यहाँ पे थी जिसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे थे। बुंदेलखंड का पहला ट्रैफिक सिग्नल चौराहा शुरू करना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार दोस्तों, आज बुंदेलखंड न्यूज़ में हमारे साथ मंडलायुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा रूबरू होंगे और जानेंगे उनके जीवन का क्या महत्वपूर्ण समय रहा और इस जनपद में, इस मंडल में कार्य करके कैसा अनुभव उन्होंने महसूस किया। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आज हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि बुंदेलखंड में आपकी ये दूसरी बार यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है मंडल आयुक्त के तौर पर। अगर हम देखें तो क्या कुछ आपको अनुभव यहाँ पर महसूस हुए पिछले विगत दिनों में? इस पर सभी एकमत होंगे कि बुंदेलखंड वासियों की ज़िंदगी बड़ी दुरूह ज़िंदगी रही है। पानी की कमी, सड़कें सही नहीं थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए उसमें बहुत कमी थी। 2005 में जब मैं यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती लिया था तो उस समय अखबार तक ताज़े नहीं मिलते थे। सुबह का अखबार शाम को पढ़ने को मिलता था और छोटी छोटी चीज़ें जो दैनिक उपभोग की हैं वो नहीं मिलती थी। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलता है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया जिसकी वजह से आज 2005 और 2022-23 के बांदा में बहुत अंतर आ चुका है। आज छोटा मोटा मॉल भी है, अच्छी दुकानें हैं, अच्छे प्रतिष्ठान हैं, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। कुछ कमियां यहाँ पे थी जिसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे थे। चौराहों का डेवलपमेंट, लाइटिंग की व्यवस्था, जितनी बॉटलनेक गलियाँ थीं उनको क्लियर कराना, बुंदेलखंड का पहला ट्रैफिक सिग्नल चौराहा शुरू करना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और बहुत जो हम लोगों ने देखा, दर्शकों बता दूं आपको कि बहुत तेज़ी से काम हुआ और मुझे नहीं लगता किसी बात का किसी दुकानदार ने या किसी ने भी विरोध किया हो और उसको बड़ी शालीनता के साथ जो सर ने जो काम किया वो एक अपने आप में उपलब्धि है। सर, एक काली कुआं चौराहा की हम बात करें, वहाँ पर एक मंदिर था तो लोगों ने बड़ा वो रोष था, लेकिन किस तरह से आपने उस समस्या को समाधान करने का प्रयास किया? देखिए 2005 से ही मैं देखता आ रहा था, चूँकि मेरे आने जाने का लखनऊ यही रास्ता था। कालू कुआं के पास बिल्कुल 30 डिग्री पर सड़क मुड़ती थी और चाहे हम फतेहपुर से आएँ या इधर से जाएं, उस स्थान पर पहुंचने के बाद शहर का बोध नहीं होता था। तो ज्वाइन करने के बाद से ये हमारे टारगेट पे था। पूर्व जिला अधिकारियों से मैंने कहा लेकिन उन्होंने पेन नहीं लिया। मैं इसकी पूरी क्रेडिट दूंगा वर्तमान जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल को। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एक्टिव महिला हैं। मेरे कहते ही उन्होंने कहा नहीं सर, जो भी आपका निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इनिशिएशन लिया। विद्युत विभाग, PWD और वो अन्य एजेंसियां जो इसमें काम करने वाली थी, सबकी बैठक की गई और कार्य की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि मंदिर को हटाना आसान नहीं था। एक तरफ मंदिर था, दूसरी तरफ पुलिस की नई चौकी थी जी, और एक प्राइमरी का स्कूल था। लेकिन मंदिर कमेटी से मैंने बात किया, उन्होंने खर्चे बताया कि यदि हम सहमत भी हो जाएं तो ये खर्चे कहाँ से मीट आउट होंगे। मैंने कहा मैं वेतनभोगी अधिकारी हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 51,000 रुपये मैं अपने वेतन से इस मंदिर के लिए सहयोग राशि दे रहा हूँ और आप और लोगों से भी मांग करके इस प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए। तमाम लोगों ने, माननीय विधायक जी ने काफ़ी सहयोग किया और लोगों ने भी सहयोग किया। अच्छी खासी धनराशि तैयार हो गई। उसके बाद 100-150 फीट मंदिर किनारे चला गया। बढ़िया भव्य मंदिर भी बन रहा है। पुलिस चौकी को हटवा कर छत्रसाल जो यहाँ है, एक हिस्सा उनको ज़मीन मैंने दिलवाया, वहाँ पर पुलिस चौकी बनने जा रही है। प्राइमरी स्कूल छोटा सा था, 75 बच्चे इनरोल्ड थे लेकिन मात्र 10 बच्चे पढ़ते थे।
उस स्कूल को हटा दिया। हटा करके आपका जो GIC मैदान है, इससे लगी हुई हमारी एक ज़मीन थी, उस पर विद्यालय का निर्माण हो रहा है और उन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस तरह से इसकी जो बृहद प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आज आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चौराहा डेवलप हो गया है। लाइटिंग हो गई वहाँ पर और चौराहे पर अवंतीबाई जी की मूर्ति लगनी है, जिसका अनावरण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने के फिराक में हैं। अगर इसमें सफलता मिली तो जो 3 चौराहे हम लोगों ने डेवलप किया, 3 मूर्तियाँ हम लोगों ने लगाई, उसका अनावरण लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराएंगे। सर, एक बड़ी समस्या रही है, आप जब चूँकि 2005 से इस जनपद से जुड़े हैं, कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या रही, लेकिन विगत जब आप इस जनपद में वापस आए इस मंडल पर, तो पानी की कुछ समस्या को काफ़ी हद तक एक सलूशन के देने के प्रयास किया आपने, तो उसको क्या उपलब्धि आप मानेंगे, कैसे मानेंगे? देखिए, वो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर को पानी उपलब्ध कराएं। इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना एक अमलीकौर में और एक खटान में दिया। उन्होंने लगभग 1500 करोड़ की ये योजना अब मूर्त रूप ले चुकी है। दोनों में 90% काम हो चुका है। हमारे बहुतायत गांव पाइपलाइन और टोटी से आच्छादित हो चुके हैं। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से बुंदेलखंड की 70% जो पानी की समस्या थी वो दूर हो चुकी है। जिन जगहों पर अभी ये पाइपलाइन नहीं पहुंच पा रही या किसी तरह की दिक्कत है, वहाँ पर हम अपनी योजनाएं जो स्थानीय स्तर पर पाइपलाइन बिछाना और गाँव को उससे जोड़ना, जो हम सरफेस वाटर से करते हैं जी, वो भी कार्रवाई हो रही है। तो आने वाले दिनों में बुंदेलखंड में पानी पीने की समस्या नहीं रहेगी। पानी के साथ साथ एक सर बड़ी समस्या है जो बुंदेलखंड की ज़्यादा है, मुझे लगता है, वो है अन्ना प्रथा। उस पर क्या कुछ मॉडल कुछ बना है, ये किस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर क्या लगता है कि उसको कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, अन्ना प्रथा को कम किया जा सकता है? देखिए, ये अन्ना प्रथा लोग इसको गलत अर्थों में लेने लगे, जिसके कारण ये अव्यवस्थाएँ फैल गई। पहले जब ये उत्तराखंड अलग नहीं था, हमारे उसका पार्ट था जी, तो वहाँ पर एक व्यवस्था थी जिसको रकेत और बंधान कहते थे। बंधान का मतलब जानवरों को बांध के रखना, रकेत का मतलब उनको चरने चुगने के लिए भेज देना, छोड़ देना। तो 3-4 महीने जब कोई फसलें नहीं रहती थी, जानवरों को छोड़ दिया जाता था, वो रकेत पे रहते थे और जैसे फसल बोने का समय आता था उनको बांध के रख लिया। मोरलेस यही परिपाटी यहाँ पर लागू की गई, लेकिन यहाँ पर रकेत तो हुआ लेकिन बंधान लागू नहीं हो पाया। उनको खोल तो दिया गया लेकिन बंद नहीं किया गया। एक तो ये कारण रहा। दूसरा, मशीनीकरण इतना ज़्यादा हो गया कि अब न बैलों की ज़रूरत रह गई, न सांडों की ज़रूरत रह गई और देसी गायें जो वृद्ध हो गई हैं, जो दूध नहीं देती हैं, उनको लोगों ने खूंटे से छोड़ दिया और बहुतायत संख्या में वो चारों तरफ हो गई। स्लॉटरिंग टोटल बंद हो गई। गाय हमारे सनातन धर्म में माँ के रूप में पूजी जाती है, गाय माँ बोलते हैं, गौ माँ बोलते हैं, तो उनके स्लॉटरिंग पर रोक लगी, जिसकी वजह से संख्या इनकी बढ़ी और खूंटे पर बांध करके रख पाना लोगों के लिए कठिन होने लगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर 25 रुपया किलो गेहूँ है तो 22 रुपया 23 रुपया किलो भूसा है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में दिक्कतें हुई। इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यापक कदम उठाया। बृहद गौशालाओं का, कान्हा गौशालाओं का और नगरीय क्षेत्र में भी अलग से गौशालाओं का निर्माण करवाना शुरू किया। इसके लिए अच्छा खासा अनुदान दिया। जो व्यक्ति किसी जानवर को सहभागिता योजना के अंतर्गत ले रहा है, उसको अभी तक 30 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया। तो लोगों को रोज़गार भी इससे मिला। जितनी गौशालाएं बन रही हैं, गौशालाओं में जानवरों के भरण पोषण के लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है।
उसके लिए केयरटेकर रखे गए हैं, ग्राम प्रधान और संबंधित उस ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नियत की गई है। बीच में एक गलत निर्णय हो गया था, बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी तब ये हुआ कि इनको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, जब गर्मी कम हो जाएगी इनको अंदर कर लिया जाए। वही निर्णय गलत था, जिसके कारण अभी तक हम इनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप विश्वास करिए, जिस तरह से हमारे जिलाधिकारी गण काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रही हैं वो, तो बहुत जल्दी ये सब जानवर अंदर हो जाएंगे, इनकी समस्याएं दूर होंगी। अब अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं सर, आपका जो कार्य है उसका एक ओवरऑल बात करें तो अब आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं सीधा सवाल अगर करो जी, तो कैसा कुछ अनुभव रहा पूरे इस प्रशासनिक दौर में, जहां पर बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम मंडल से आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी आप? देखिए, मैं लकी रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 1986 की पीसीएस परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वैकेंसीज बहुत डिप्टी कलेक्टर कम होती, 10 वैकेंसी थी। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम टॉपर थे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए 5 जनरल की जो जगहें थी उसी में सिलेक्शन हुआ था। 22 साल 9 महीने में सिलेक्शन पा करके एक लंबे अंतराल तक हमें सेवा करने का विभिन्न रूपों में, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आज कमिश्नर के रूप में तमाम निगम और कॉरपोरेशन की भी जगहें हमारे पास रहीं। तो बृहद अनुभव रहा हर क्षेत्र का। बुंदेलखंड का जैसे मैंने बताया, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। इसको पहले इसका 1-2 जनपद जो 10 प्रभावित था, उसकी वजह से लोगों ने बदनाम कर रखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर सर्विस करने में सुविधा रही, आसानी रही, सहूलियत रही तो बुंदेलखंड में रही। कारण कि यहाँ का व्यक्ति जिद्दी नहीं है, लोगों को अगर समझा दिए, बता दिए तो मान जाते हैं। भूमि विवाद यहाँ बनस्पत अन्य जनपदों के बहुत कम है। बार यहाँ की बहुत अच्छी है, अधिवक्ता हड़ताल बहुत कम करते हैं। यहाँ अगर कोई दुर्भाग्य रहा तो ये कि उत्तराखंड अलग होने के बाद बुंदेलखंड को लोग ये समझते हैं बुंदेलखंड पोस्टिंग मतलब कि दंड वाली पोस्टिंग है। तो यहाँ पर जो न काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी ज़्यादातर वो पोस्ट होते रहे, जिसकी वजह से टीमें नहीं बन पाती थी। जैसे इस समय हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो सही है कि हमारे पास अब समय नहीं, हम इसी 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ जो भी कमिश्नर रहेगा इस टीम का नेतृत्व करके इसमें चित्रकूट धाम मंडल बांदा में बहुत अच्छा कार्य करेगा। झांसी मंडल की बात कही जाए तो झांसी मंडल के भी कमिश्नर बहुत अच्छे हैं जी, आदर्श जी, अच्छा काम हो रहा है। आने वाले दिनों में पूरा हमारा बुंदेलखंड, इसके 7 जनपद जो हैं, काफ़ी डेवलप्ड होंगे। व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो सर, इतना बिजी रहने के बाद भी लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन कभी गुस्से में नहीं देखा। एक होता है जो एक अधिकारी का जो एक कभी कभी आ जाता है, तो ये कूल अधिकारी के तौर पर आपको कैसा लगता है, कैसे आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं? अब अगर हम ये कहें कि हमें मनसानुगत मिला है तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। फादर हमारे टीचर थे, एक आदर्श टीचर माने जाते थे, पुरस्कार वगैरह भी उनको मिले थे। उनकी प्रेरणा थी, उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजस्व विभाग में आया। उनका ये कहना था कि आप दूसरों की भलाई के लिए जा रहे हो, अगर आप पहले से ही गुस्सा हो गए तो सामने वाले का भला नहीं करेंगे, आप उसे और अधिक टेंशन देंगे। तो मेरा ये प्रिंसिपल रहा कि अगर हम किसी का भला नहीं भी कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, तब भी उसको इतना हीलअप कर दीजिए, इस तरह बूस्टेड कर दीजिए कि अगर किसी दूसरे स्तर से उसको रिलीफ मिलनी है तो पूरे उत्साह के साथ उस स्तर को अपनाए। तो हमेशा हमारा सिद्धांत रहा कि टीम बना करके, लोगों को परसुएट करके, बकअप करके जो काम हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के, बहुत ज़्यादा दबाव में लेकर के नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टनेस अलग चीज़ है, आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करिए, गलत काम मत करिए, लेकिन किसी को बहुत प्रेशराइज करके काम लेने से काम नहीं होता।
चूँकि अब आपने जैसे कहा 30 सितंबर को आप रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई लगता है कि कोई ऐसा काम छूट रहा है आपके उससे जो आपकी टारगेट लिस्ट में था और समय ना होने की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे, और अगर होता तो वो कर लेते, कोई ऐसा लगता है आपको? मेरे मन में एक जिज्ञासा शुरू से रही है जिसे मैं नहीं पूरा कर पाया, और आप भी महसूस करते होंगे। आपके पूरे बुंदेलखंड में कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है। बिल्कुल सही। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति चाहे कि मनोरंजन के लिए कोई सिनेमा देखे तो सिवाय वो टीवी के और मोबाइल के वो नहीं देख सकता। मैंने वर्तमान में जो विकास प्राधिकरण का कार्यालय चल रहा है, इसका मास्टर प्लान में कमर्शियल एरिया काफ़ी दूर तक नियत किया गया है। इसमें एक मल्टीप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने फाइनल कर रखा था। यही एक हमारी इच्छा अधूरी रह गई। चौराहे, तिराहे, सड़कें, इनका चौड़ीकरण, लाइटिंग करना, गलियों की साफ़ सफाई करना, नालियाँ बनवाना, ये सारी चीज़ें रूटीन की हैं, ये चल रही हैं, चलती रहें, हम रहें या न रहें। लेकिन हमारी इच्छा, आपने पूछा था, हमारी इच्छा यही थी कि मैं चाहता था कि ये मंडल हेडक्वार्टर है, यहाँ पे एक बढ़िया मल्टीप्लेक्स, एक अच्छी मार्केट जहाँ आप अगर घुसें वॉलमार्ट और बिग बाई के तर्ज पर हर चीज़ आपको मिल जाए, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेना हो और चाहे आप अच्छी सब्जी और अच्छा फल लेना हो, हर चीज़ मिल जाए। ये परिकल्पना हमारी जो थी वो अधूरी रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी अच्छी जिलाधिकारी आपको मिली है कि ये इस चीज़ को पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो सर की अधूरी चीज़ है वो माननीय जिलाधिकारी महोदया उसको आगे लेके जाएंगे, और जो नए मंडलायुक्त आएंगे उनको उस सपने को साकार करेंगे, जिससे इस बांदा जनपद और बुंदेलखंड में एक अलग तस्वीर सामने आएगी। और अंत में बस मैं सर से यही चाहूँगा कि अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो बुंदेलखंड में को आगे बढ़ाने में हम सबका प्रयास निहित रहे? मैं दर्शकों से और विशेष करके बुंदेलखंड के लोगों से ये अपील करूँगा कि आपका बुंदेलखंड बहुत आगे जा रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहा है। आपका कालिंजर फोर्ट, भूरागढ़ फोर्ट, इनका डेवलपमेंट होने जा रहा है, यहाँ पर गेस्ट हाउसेस बनने जा रहे हैं। मैंने यहाँ के लिए लाइट एंड साउंड शो, पैराग्लाइडिंग का भी प्रस्ताव भेजा है, एस्टीमेट भी जा चुका है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने जा रही। महोबा में कई एक स्थल, गोरखनाथ गिरी और कीरत सागर वगैरह का डेवलपमेंट होने जा रहा है। वर्ल्ड फेस्टिवल भी हुआ, बहुत बड़ा वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा हुआ। जी जी। तो मेरा यहाँ के लोगों से अपील है कि जो भी कार्य हो रहे हैं इसमें आप सहयोग करिए। औद्योगिक क्षेत्र ये बन रहा है, यहाँ पर पूरे प्रदेश का 11वां नंबर है। 11वें नंबर पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चित्रकूट धाम मंडल से हो रहा है। तो जब भी कोई औद्योगिक विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और आपने देखा होगा बांदा एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से चित्रकूट और इलाहाबाद या अन्य जो आपके एडजॉइनिंग शहर हैं वहाँ जाना काफ़ी आसान हो गया है। तो इस तरह से अगर आप सहयोग करते रहे सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को, तो ये बुंदेलखंड पूरा आपका बहुत ही जल्दी एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में होगा। यहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सर की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और हम सब की तरफ से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली नई यात्रा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं